हमारे प्यारे छात्रों, हम आज शुरुआत करना चाह रहे हैं समुद्रम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भी समुद्रम में प्रश्न दिया गया है उसी को हम सॉल्व करेंगे। और जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है उसी को आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि Z² माइनस 64 का शून्य कैसे है, कौन सा होगा। तो ऑप्शन तो ऐसे दिया हुआ है ए, लेकिन इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न होगा तो कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले निकालते कैसे वो समझिए। Z², ये 64 का किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो Z माइनस 8 A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस बी और A प्लस बी, यानी Z माइनस 8 और Z प्लस 8। और शून्य का बात कर रहा है इसलिए हम लिखेंगे Z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और Z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। Z बराबर आ जाएगा -8 और Z बराबर आ जाएगा 8 प्लस में, इधर आ गया -8, सॉरी ये माइनस में तो इधर आ गया प्लस में, यानी Z का मान आया 8 प्लस में भी और माइनस में भी, इसीलिए इसका आंसर होगा Z प्लस -8। ये हुआ पहला का आंसर। अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में दिया गया है बिंदुओं P 0,6 बिंदु Q 7,0 बिंदु R 5,0 में कौन सा बिंदु x अक्ष में प्रतिच्छेद करती है, यानी x में प्रतिच्छेद कर रही है, यानी किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है, x में। तो यहाँ जिसमें प्रतिच्छेद करती है उसका मान 0 नहीं होता, यानी x में प्रतिच्छेद कर रही है यानी y का मान क्या होगा, 0। जैसे x अक्ष में कोई कटे तो उसमें y का मान क्या होता है, 0। y अक्ष में कटे तो उसमें y अक्ष में कटे तो x का मान 0 और x अक्ष में कटे तो y का मान 0। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है x अक्ष में प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी y का मान 0। y का मान 0 कहाँ है, एक यहाँ है y का मान 0, एक यहाँ है y का मान 0, लेकिन यहाँ देखिए P में y का मान 0 नहीं है। पहला वाला को x कहते हैं, दूसरा वाला को y कहते हैं, तो यहाँ y का मान 0 नहीं है, यहाँ y का मान 0 है, यानी वहाँ y का मान 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा Q और R, यानी Q और R दोनों, यानी दोनों बिंदु Q और R। क्यों हुआ ये दोनों बिंदु, क्योंकि यहाँ y का मान 0 है। y का मान 0 इसलिए सही हो रहा है क्योंकि कौन से अक्ष में प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष में। अब हम जानेंगे दो परिमेय संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब दो सम परिमेय संख्या देख लीजिए, एक मान लेते 2 और दूसरा है 4, तो सम परिमेय संख्या के बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, विषम परिमेय। तो यानी 2 और 4 के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कितना विषम परिमेय संख्या हो सकती है, 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्रमशः क्या हो, क्रमिक विषम संख्या। विषम संख्या क्रमिक मतलब होता है लगातार। पहला विषम संख्या मान लेते हैं 3 और दूसरा विषम संख्या मान लेते हैं 5, तो इसके बीच मैंने इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 3 और 5 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 1। देख लीजिए एचसीएफ निकाल के भी देख लेते हैं, और यहाँ हमारा आ जाएगा 3 और फिर यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, देखिए 1 2 कट गया, यानी एचसीएफ क्या आ गया 1, यानी 2 लगातार अगर विषम संख्या है उसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 1। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ वाई जेड में देखिए समीकरण, इसका थोड़ा याद कर लेना है, अधिकतम कितना हल संभव है, तो अनगिनत संगत, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, याद करने वाला चीज है। यहाँ से हम बताते हैं इसका मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे निकालेंगे, देखिए मूल और शून्य एक ही तरह से निकलता है लगभग। देखिए +6 इज इक्वल टू 0, या गुणनखंड कर लेंगे x² माइनस ब्रैकेट प्लस क्या होगा 6, यहाँ हमको जोड़ करके क्या लाना है, 5 लाना है। एलसीएम के तो 6, यानी 3 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 2, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दोनों का गुणनखंड, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस क्या आ गया 3, और यही चीजों को हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 3, क्या गुना करेंगे जो -2x आ जाए तो -2, और ये इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए x माइनस 2 क्या आएगा, x माइनस 2 और आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ इक्वल टू सब जगह हमको 0 देना है। अब इसी को हम अलग करके लिख लेंगे 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया 2 और x बराबर क्या आ गया 3, यानी मूल हमारा आएगा 2 और 3, 2 यहाँ देखिए c में है और 3 यहाँ b में है, यानी 3 और 2 b और c दोनों, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा b और c दोनों। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग 202 है। यहाँ ये 8 नंबर प्रश्न हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक, पहला विषम पूर्णांक हम मान लिए x और दूसरा विषम पूर्णांक हम मान लिए x प्लस 2, क्योंकि देखिए यहाँ विषम का बात किया गया है तो पहला संख्या अगर 1 है तो दूसरा विषम कब आएगा, ये तो 2 सम आ जाता है, दूसरा विषम आता है एक संख्या के बाद यानी दूसरा नंबर में, तो इसीलिए x और दूसरा माने हैं x प्लस 2, यानी पहला विषम के बाद नेक्स्ट विषम आता है 2 जोड़ने के बाद, इसीलिए यहाँ x माने और दूसरा क्या माने x प्लस 2। लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि वर्गों का योग,
इसका योग, वर्गों का योग, तो हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर लिए और फिर इसका योग करेंगे, योग मतलब प्लस करेंगे, और कितना आना चाहिए 202 प्रश्न से। अब देखिए यहाँ समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बोलते हैं, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 202। एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, प्लस क्या हुआ 4x, प्लस क्या हुआ 4x प्लस 4 बराबर क्या हुआ 202। 2x स्क्वायर और प्लस 4x बराबर 202, 4 प्लस में, इधर आ गया माइनस में, 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ आ जाएगा 198। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड करेंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहला काम कर लेते, दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन कर लेते, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब बराबर 198। ये गुना में इधर आ गया, इधर आ जाएगा भागा में, 198 बटा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, और इसका आधा कर लेंगे, 2 से भागा देंगे तो 9 दूना 18 और 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब हम इसका करेंगे गुणन, 99 प्लस में, इधर आ गया माइनस में यानी 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं, 99 का एलसीएम निकालते हैं, 99 का एलसीएम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 तिया 33। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट एक्स माइनस 99 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस, यानी घटा करके हमको 2 लाना है। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 11 में 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा सॉल्यूशन अब यहाँ करते हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ लिख कर लेंगे कॉमन x। अब x और प्लस हो जाएगा 11। अब यही x प्लस 11 को हम फिर से लिख देंगे x प्लस 11। अब क्या गुना करें जो माइनस 9x आ जाए, तो यहाँ गुना करेंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 और x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को करना क्या है कि इसको x माइनस 9 इज इक्वल टू अलग अलग करके लिख लेना है। अब देखिए 9 माइनस में इधर आ गया प्लस में, और 11 प्लस में इधर आ गया माइनस में, यानी x का मान आ गया 9 और क्या आ गया माइनस 11। लेकिन यहाँ पर प्रश्न को हमको समझना होगा, यहाँ कौन सा पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो हम धनात्मक वाला लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 11 क्या होगा, अमान्य है, अमान्य है, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या 9। हाँ, यहाँ पर अब हम दो पूर्णांक उनको माने थे, एक x और दूसरा x प्लस 2। तो पहला पूर्णांक आ गया, पहला पूर्णांक हम माने थे x और x का वैल्यू क्या आ गया 9, और दूसरा पूर्णांक क्या होगा x प्लस 2, यानी x या x की जगह 9, 9 प्लस 2 यानी 11, यानी इसका आंसर होगा 9 और 11, 9 और 11, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में एपी में नहीं है, मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन सा एपी नहीं है, उस चीजों को हम चेक करने के लिए उसका सारवंतर को चेक करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए सारवंतर कितना का है 2, फिर यहाँ है भी है 2, और यहाँ भी है कितने का 2, यानी ये एपी है, ये एपी है। यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ का अंतर है 8, यहाँ का अंतर है 8, और यहाँ का भी अंतर कितना है 3 और 5 8, यानी ये भी एपी है। एपी को चेक करने के लिए हम लोगों को सारवंतर को देखना पड़ता है। यहाँ का चेक करते हैं -6 प्लस 10, यानी आ गया यहाँ पर 4, यहाँ कितना का सारवंतर है 4। यहाँ भी चेक करिए -6 प्लस 6 यानी 4, यानी ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि सारा का सारवंतर यहाँ डिफरेंस आ रहा है 4। यहाँ चेक करते हैं, देखिए 4 में 1 गया तो 3, 9 में 4 गया तो 5, 16 में 9 गया तो, और यहाँ आ गया 7 हो गया ना, और 25 में गया 9, यानी यहाँ पर सारवंतर अलग अलग आ रहा है, यानी ये एपी नहीं होगा। यहाँ प्रश्न में पूछा है कौन सा एपी नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन ऐसा है जो एपी नहीं है, क्योंकि सारवंतर क्या है अलग अलग है। अब हम इस चीजों को समझने के लिए देखिए पहला को मानते हैं ए, क्या मानते हैं ए, और डी कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे को घटा करके, यानी 4 में 1 गया तो कितना आ गया 3, यानी ए और डी का वैल्यू पता हो गया। हमको क्या निकालना 28वां पद, 28वां पद यानी A28 का फॉर्मूला होगा a प्लस 27d। ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस 27 का 27, डी का वैल्यू कितना है 3, यानी 1 प्लस 27, 7 21 और 3 दूना 6 2 8, 81, 27 81 यानी 82, इसका आंसर होगा 82। 28वां पद क्या होगा 82, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला थ्योरम के अनुसार है कि अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एक त्रिभुज को मान लिए एबीसी और दूसरा त्रिभुज को मान लिए पीक्यूआर, उसके क्षेत्रफल का अनुपात और उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात बराबर होता है। एबी बटा पीक्यू का वर्ग का अनुपात क्या होता है बराबर, ये थ्योरम के अनुसार कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया है क्षेत्रफल का अनुपात।
क्षेत्रफल क्षेत्रफल पहला का क्षेत्रफल 16, दूसरा का क्षेत्रफल 81 और यहाँ हो गया ए बी बट्टा पी क्यू स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट 16 बटा क्या हुआ 81 बराबर ए बी बट्टा पी क्यू। यहाँ ध्यान रखेंगे यही स्क्वायर इधर रूट बना है। 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है, अब यहाँ बना रहे हैं तो ए बी बटा पी क्यू लिखते हैं। 16 का रूट हो जाएगा 4 और 81 का रूट हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर होगा 4:9, 4:9 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न है, समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई। सबसे पहले हम समझते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका पहला विकर्ण दिया हुआ है 12 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 16। यहाँ पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, एक का मान है 16 और दूसरा का मान है 12, यानी बड़ा वाला को हम है 16 सेंटीमीटर और छोटा वाला का मान है 12 सेंटीमीटर विकर्ण का मान। तो 16 का आधा कितना हुआ 8, यानी यहां से लेके केंद्र से सेंटर से लेके यहां तक का वैल्यू 8 हो गया। सेंटर से लेकर के यहां तक यानी आधा का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। यानी हम अब बात करेंगे केवल ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज का। इस त्रिभुज में हम ये भी जानते हैं कि जो समचतुर्भुज एक दूसरे को जो उसके विकर्ण है ना समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांट देती है। और समकोण पर, तो समकोण के अनुसार अगर ये देखा जाए तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज कहता है कि मेरा बड़ा लाइन एक तरफ, दोनों छोटा लाइन एक तरफ। तो ये त्रिभुज में देखा जाए तो बड़ा लाइन कौन सा हो जाएगा एसी, क्या हो जाएगा एसी। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, छोटा लाइन हो गया ए बी और दूसरा हो गया बीसी प्लस क्या होगा बीसी का स्क्वायर। अब हम मान को देखते हैं, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 100, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा रूट में, यानी 100 और 100 का रूट क्या होता है 10, 100 का रूट क्या हो जाता है 10। यानी हमारा समचतुर्भुज का भुजा हमको निकाला था, यानी यहाँ प्रश्न में दिया पूछा था भुजा की लंबाई, यानी भुजा कितना आ गया AC कितना हो गया 10, ऑप्शन नंबर क्या है सी होगा। यहाँ समचतुर्भुज का सारा 10 ही भुजा हो क्योंकि सारा भुजा इक्वल होता है, बराबर होता है। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल कहते हैं। ये याद करने वाला बात है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक अक्ष से एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु किसका बोला हुआ है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक यहाँ ध्यान रखेंगे 8 इकाई युग्म कौन से अक्ष में है वाई अक्ष में है, वाई अक्ष में 8 इकाई है युग्म और एक्स अक्ष में एक बिंदु, एक्स अक्ष में एक बिंदु क्या है P, यानी एक्स अक्ष में है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एक्स अक्ष में एक बिंदु P है यानी y0, एक्स में P है यानी y0, तो y कहाँ 0 है, देखिए यहाँ भी y0 नजर नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोस ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, कोस ए बराबर दिया हुआ है 3/5। हम रूल के अनुसार जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है b/h, यानी हम ट्रायंगल में 3 भाग होता है, हाइपोटेनियस h, परपेंडिकुलर और बेस होता है PBH, यानी B और H का मान दिया हुआ यानी P निकालना है। P कैसे निकालते हैं, रूल के अनुसार h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 25 माइनस 9 यानी हो गया 16, यानी हो गया 16 का रूट हो गया 4। अब हम इस रेशियो को लिख करके देखते हैं क्या दिया हुआ है P, B और H। P का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी अब हमको क्या पूछा हुआ सेक ए, क्या पूछा हुआ है सेक ए, और सेक ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए का कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, तो यानी होता है h बाई क्या होता है b, h बाई b, h बाई b, h का फार्मूला हो गया 5 और b का फार्मूला हो गया 3, 5/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये शॉर्ट भी हो सकता है, हम लोग देखिए यहाँ जानेंगे कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कोस का आया है 3/5 तो सेक को लिखेंगे 5/3, इतना सॉल्यूशन का भी जरूरत नहीं है, कोस का डायरेक्टली उल्टा लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ये दिया हुआ है कि किसके बराबर है, चलिए इस चीजों को सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। हाँ देखिए सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए है, चलिए यहाँ पर जब सेक ए का क्या फार्मूला होता है 1/कोस ए और टेन ए का साइन ए बटा कोस ए, और यहां हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा साइन ए।
अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए, नीचे कोस है ना, तो एलसीएम कोस ए का क्या हो जाएगा, कोस ए का कोस ही ए होगा। और 1 प्लस क्या होगा, साइन ए, और बगल में दिया हुआ है 1 माइनस क्या दिया हुआ है, साइन ए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1, और बी की जगह साइन ए है, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, है ना, और बटा क्या हुआ, कोस ए। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए, बटा क्या हुआ, कोस ए। और दो कोस में एगो कोस कट गया, तो हमारा बच गया एगो कोस, यानी कोस ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा दिया हुआ है कोट ए बराबर 1, यानी ए का मान, यानी कोट ए में हम लोग जानते हैं कि कोट ए, अगर देखा जाए कोट ए का, ए लिखिए, कोट ए में एक कितना डिग्री में होता है, तो कोट ए में होता है 45 डिग्री, यानी कोट कोट कट गया, ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई, जहां बराबर की बात हुआ, सीधे एकदम दिमाग लगाना, 45 डिग्री में, 45 डिग्री में उसका वैल्यू 1 होता है, यानी इक्वल का डिनोट करता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, तो योग होता है 360 डिग्री। और इस दशमिक संख्या 111 है, 111 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या है 111। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 1 से लेकर अनंत तक जाता है, यानी 111 है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या भी है, 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या भी 111, परमेय संख्या भी है, यानी इनमें से सभी है 111। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में एबीसी दो भुजा, त्रिभुज का पहले छाप लेते हैं तब समझा पाएंगे। एक त्रिभुज है जिसका नाम लिख लेते हैं एबीसी, एबी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और बीसी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अब हमारा प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में तीसरा भुजा का माप के लिए क्या संभव है। तीसरा भुजा, देखिए हमारा नियम कहता है कि अगर हम दो भुजा को जोड़ेंगे, कोई भी त्रिभुज का दो भुजा को जोड़ेंगे, तो तीसरा भुजा का वैसे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब तीसरा मतलब ये दोनों का जोड़ इधर वाला ज्यादा होना चाहिए। ये रूल कहता है कि दो भुजा को जोड़े तो तीसरा भुजा से बड़ा हो, ये दो भुजा का योग तीसरा भुजा से क्या हो, बड़ा। तो यहाँ देखिए 7 प्लस 4 और AC यहाँ हो गया 11, मतलब जो भी AC का वैल्यू होगा वो 11 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। AC का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 11 से। तो देखिए यहाँ 12, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना, यानी 6 11 से छोटा ये हो जाएगा, 11 से छोटा 8 है तो ये भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो गए, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न में है, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या, पासा में टोटल प्रायिकता का बात कर लेते हैं। पासा मतलब जो लूडो वाला हम लोग खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल संभावना है 6, लेकिन यहाँ बात कर रहा है सम संख्या का, बात हो रहा है सम संख्या। सम संख्या कौन कौन हो गया, 2 4 6, यानी 3 गो सम संख्या, तो 3 ऊपर लिख देंगे। टोटल के गो है संभावना, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो संभावना हो गया, यानी 3 का आधा, 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर बी 1/2। नेक्स्ट, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित का जो निश्चित नहीं होगा उसका 0, और जो निश्चित होगा उसका प्रायिकता 1। ये याद करने वाला बात है। एक पासा को उछाला जाता है, पासा मतलब वही लूडो वाला, उसमें 3 के गुणक की संख्या आने की प्रायिकता। चलिए पासा के बारे में टोटल संभावना है, 1 भी आ सकता है उछालने पर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और क्या आ सकता है 6, लेकिन हमको किसकी बात करना है, 3 का गुना। 3 का गुना, एक 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया 6, यानी टोटल क्या हुआ 2 और टोटल हो गया 6, मतलब 3 का गुना 2 है और टोटल हुआ 6। यहाँ काट लेते हैं, इसका आधा 1 बटा क्या हुआ 3, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर है बी। यहाँ पर दिया हुआ x + 3 3x 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो, मतलब ये कह रहा है कि ये हमारा AP है, समांतर श्रेणी में, x + 3 3x और क्या है 4x + 2, ये समांतर श्रेणी। तो बोला x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि समांतर जो श्रेणी यानी AP जो होता है उसका सारवंतर सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं A1 A2 और ये क्या हुआ A3, सारवंतर सेम, यानी A2 माइनस A1 का वैल्यू और A3 माइनस A2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल ना होना चाहिए, समांतर श्रेणी है। अब देखिए A2 का वैल्यू क्या हुआ 3x, A1 का वैल्यू क्या हुआ x + 3। अब देखिए 3x माइनस x और प्लस माइनस -3, यानी हो गया 2x माइनस 3 इधर आ गया। यहाँ A3 का वैल्यू देख लेते हैं, A3 का वैल्यू है 4x + 2 माइनस ब्रैकेट और -3x, 4x में 3x चला गया तो x हो गया +2, दोनों इक्वल हो गया। 2x x प्लस में इधर आ गया माइनस में, 2 3 माइनस में इधर आ गया प्लस में, 2x में 1x चला गया तो x और 3 और 2 क्या हुआ 5, यानी x का वैल्यू है 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आज जाते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यदि 5 6 8 9 13 माध्य 10, यहाँ माध्य दे दिया है, माध्य यानी आंसर दिया हुआ है। माध्य का क्या फार्मूला होता है, माध्य में इसका सम करना पड़ेगा 5, अच्छा पहले आंसर कितना दिया हुआ 10, है ना, माध्य एक तरह का औसत हुआ,
तो टोटल यहाँ क्या हो गया 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बट्टा के वो है 1 2 3 4 5 6 7 7 है और नहीं सॉरी 6 ही है 3 और 3 6 3 3 6 हाँ और इसका आंसर दिया हुआ है 10 यानी माध्य दिया हुआ है हमको x का मान पूछा हुआ है। सारा को हम जोड़ेंगे 8 6 9 8 17 17 3 20 20 और 10 30 30 और 11 30 और 11 होता है 41 41 प्लस एक्स यहाँ लिखेंगे 41 प्लस एक्स और ये 6 नीचे था इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 दहा 60 6 दहा 60। अब हमारा निकालना होगा एक्स और 60 का 60 41 प्लस में इधर आ गया माइनस में और 10 में 1 गया तो 9 और कैरी 5 में 4 गया तो 1 यानी 19 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ प्रश्न में बोला है बहुलक बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है जिसकी संख्या ज्यादा है तो हमको यहाँ नजर आ रहा है कि 2 की संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है और 2 की संख्या सबसे ज्यादा बार 2 कितना बार आया है 4 बार इसके अलावा और कोई संख्या 5 बार नहीं आया यानी 2 5 बार आया है इसके अलावा और कोई संख्या 5 बार नहीं आया है यानी बहुलक हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा प्रश्न है कि इसका माध्यिका क्या होगा माध्यिका यानी बीच माध्यिका बीच निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको छोटा से बड़ा में सजाएंगे छोटा कौन है 7 है 8 है फिर 9 भी दिख रहा है 10 भी दिख रहा है 11 12 13 14 और कहा 15 चलिए 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर यानी बीच में क्या हो गया 11 यानी माध्यिका हो गया 11 यानी बीच वाले संख्या को माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 2 वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है मतलब 2 वृत्त का दूरी उसका त्रिज्या से भी अधिक है 2 वृत्त है ऐसा है ना और इसका दूरी है त्रिज्या से अधिक यानी हम थोड़ा सा दूरी बना ले रहे हैं एक तरह से देखें तो बोल रहा है ना कि स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी स्पर्श टोटल रेखा की संख्या क्या होगी तो चलिए हम काउंट करते हैं स्पर्श रेखा कैटो होता है पहले बना करके यहाँ बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया एक स्पर्श रेखा टोटल स्पर्श रेखा क्या होगा देखिए 1 2 3 4 यानी टोटल स्पर्श रेखा हो गया 4 है ना तो अगर ऐसा प्रश्न है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा प्रश्न 2 गोले के आयतन का अनुपात 64 27 है आयतन का अनुपात दिया हुआ है अब हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात चलिए समझते हैं। हाँ 2 गोला है उसका आयतन यानी एगो को हम बड़ा भी से डिनोट कर रहे हैं और एगो छोटा भी उसी तरह का बड़ा एक के लिए और एक के लिए छोटा सारा वर्ड यूज करेंगे तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब और छोटा के लिए हम यूज करेंगे छोटा सारा 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 क्या हुआ कट गया पाई पाई क्या हुआ कट गया है ना तो हमारा क्या बचा आर क्यूब बराबर छोटा आर क्यूब लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ 64 27 क्या दिया हुआ है 64 और 27 है ना यहाँ आयतन का अनुपात दिया है 64 और 27। अब हम देखते हैं कि इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करते हैं यानी ये किसका क्यूब होगा 4 का ये किसका क्यूब होगा 3 का है ना। अब हम लोगों को सारा जगह क्यूब अगर हट जाएगा तो बड़ा आर बटा छोटा आर सॉरी छोटा आर का वैल्यू हो जाएगा 4/3 है ना दोनों त्रिज्या का रेशियो कितना आ गया 4/3 लेकिन हम लोगों को यहाँ त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात तो पहला इसका क्षेत्रफल के लिए बड़ा है और छोटा के लिए क्या मान लिए छोटा है तो वृत्त गोले का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई और बड़ा आर स्क्वायर और यहाँ भी फार्मूला होता है 4 पाई क्या होता है छोटा आर स्क्वायर यहाँ 4 4 कट गया बड़ा पाई पाई क्या हो गया कट गया और बड़ा आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ा आर बटा छोटा आर का स्क्वायर और बड़ा आर और छोटा आर का अनुपात दिया है 4/3 तो यहाँ लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यानी इसका आंसर हो जाएगा 16/9 16/9 यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में एपी का पहला पद 21 है यानी पहला पद किसको कहते हैं ए का वैल्यू दिया 21 4 5 यानी डी का वैल्यू दिया 5 18वां पद ज्ञात कीजिए 18वां यानी ए 18 का वैल्यू होता है a + 17 डी ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है देखिए 21 दिया हुआ है और प्लस 17 का 17 डी का वैल्यू हो गया 5 21 + 17 = 85 5 और 1 6 8 2 10 यानी आंसर हो गया 106। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया यानी एक वृत्त था यानी तार से बना हुआ था ये वृत्त किसे बना हुआ था तार और इसी को कन्वर्ट कर दिया गया वर्ग में कन्वर्ट किया गया यही तार को
लेकिन यहाँ बोला क्या है कि त्रिज्या जो वृत्त का था वो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। अब हम लोगों को बोला है कि वर्ग का भुजा, भुजा की परिमाप, यानी जो वर्ग जो बना हुआ है उसका परिमाप निकालना है, वर्ग की भुजा की परिमाप। चलिए ये समझते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसी को इसमें कन्वर्ट किया गया है, यानी हम लोग जानेंगे कि वृत्त का जो परिधि होगा, वृत्त का परिधि होगा वो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा, वर्ग का परिमाप का बराबर, क्योंकि इसी को इस रूप में कन्वर्ट किया गया है। अब वृत्त का परिधि का फार्मूला हम लोग समझते हैं कि 2 पाई r होता है, और वर्ग का परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 4 गुना भुजा होता है। 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और r का वैल्यू हमारा आ गया 14, 7 का 7, 7 गुना 14, यानी 4 इंटू क्या हुआ, भुजा, भुजा हो गया। अब देखिए यहाँ 22 गुना 44 गुना 88, 88 आ गया, और बराबर 4 गुना क्या आया, भुजा, 4 गुना में इधर आ जाएगा भागा में भुजा। अब 4 से 88 को काटेंगे, 4 गुना 8, यानी आगे भुजा का वैल्यू हो गया 22 आ गया, है ना, सॉरी 4 गुना, हाँ ठीक है, भुजा का वैल्यू 22 आ गया। अब हम लोगों को क्या पूछा हुआ है यहाँ प्रश्न, वर्ग की भुजा का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप पूछा हुआ है। तो वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 का 4, भुजा की जगह 22, 22 चौक 88, यानी 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। यहाँ दिया हुआ है कि यदि r का बिंदु का निर्देशांक 10,9 और बिंदु a का निर्देशांक दिया है 6,5 और एवं b का निर्देशांक 14,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों को मिलाने वाला जो एक रेखाखंड है AB का मध्य बिंदु है। कौन सा मध्य बिंदु, R, तो R का हम लिखेंगे बीच में, R का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 10,9 और A का निर्देशांक दिया है 6,5 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 14,y। हम लोगों को निकालना यहाँ क्या है, निकालना है y का मान, y का मान यानी ये इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना। लेकिन यहाँ प्रश्न ये दिया हुआ है जो R है ना मध्य बिंदु है, यानी हम लोगों को मध्य बिंदु का फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का हमारा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, y है ना, तो y के अनुसार चलेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक के अनुसार उनका निर्देशांक, निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक में y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 9, यहाँ y1 का वैल्यू कितना है 5, y2 का वैल्यू कितना है y बटा क्या होगा 2, और यहाँ आ गया हमारा 9 गुना क्या हो जाएगा 18, 5 प्लस क्या हुआ y। अब हम लोग समझते हैं 18, 5 प्लस में इधर आ गया माइनस में, 18 में 5 चला गया तो 13, यानी y का मान आ गया हमारा 13, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश का स्रोत से 60 मीटर है, यहाँ समझने वाली बात है, लंबवत स्तंभ है, लंबवत मतलब सीधा खड़ा एक खंभा है ना, उसकी ऊंचाई प्रकाश का स्रोत से कितना मीटर है, 60 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ प्रकाश का स्रोत यानी लाइट लगा हुआ है। अब प्रकाश बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, मैंने इस स्तंभ की छाया की जो लंबाई यहाँ पर नजर आ रहा है, छाया यहाँ नीचे ही बनता है, वो छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है 22√3, 20√3 सॉरी। तो हम लोगों को पूछा होगा स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण, स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण यानी ये निकालना है, यहाँ थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग उतना ज्यादा नहीं, यहाँ थीटा, यहाँ जब भी यहाँ देखिए यहाँ थीटा के अनुसार ये सामने वाला को क्या कहते हैं P और ये है B, तो यानी P और B किस में होता है 10 में, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर P बाय B, tan थीटा का tan थीटा ही रहने देंगे, P का वैल्यू हो गया 60, कितना हो गया 60, और B का वैल्यू हो गया 20, और 20√3, यानी हो जाएगा हमारा 0 0 कट गया, 2 1 का 2, 2 3 6, यानी tan थीटा का आ गया 3/√3। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि ये 3 दो रूट के बराबर होता है, बटा क्या हुआ √3 कट गया, यानी tan थीटा बराबर आ गया √3। हम लोगों को ये भी पता है कि जो √3 होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, tan क्या हुआ कट गया, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी यहाँ पर घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे घन का विकर्ण इज इक्वल टू 8√3। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा बराबर लिखेंगे 8√3, और यहाँ पर भुजा बराबर हमारा आ जाएगा 8√3 बटा √3 कट गया, यानी भुजा बराबर आ गया 8, भुजा बराबर क्या आ गया 8। हम लोगों को लेकिन यहाँ भुजा नहीं निकाला, हम लोगों को निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 6a² यानी 6 का भुजा स्क्वायर। हाँ, a का भुजा का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 हमारा लिखाएगा 2 बार। कितना बार लिखाएगा 2 बार, और 8 क्या हो जाएगा 64, 6 इंटू 64 और 64 6 चौक 24 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या, मतलब हम लोगों को ये प्रूव करके दिखाना है कि अपरिमेय है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना 3√3 एक गलत मान लिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या गलत मान लिया तो आंसर गलत आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये अपरिमेय ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि इसको हम अनुपात में यानी बटा में लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, जहां क्या होगा, जहां HCF जो होगा A और B का क्या होगा 1 होगा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ √3 बराबर क्या हुआ A/3B, 3B या 3 गुना में इधर आ गया भागा में। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये क्या आ गया, इसमें तो रूट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो ये परिमेय आ गया। क्या आ गया, परिमेय आ गया, जो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, या विरोधाभास उत्पन्न करता है। मैंने गलत क्यों आया, गलत इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ गलत मान लेते हैं, या विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 3√3 एक क्या है, परिमेय यानी अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहें क्योंकि ये तो गलत आ गया, गलत अपरिमेय माने, परिमेय गलत माने तो आंसर भी गलत आया, और गलत आया इसका मतलब है जो दिया हुआ है वही सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आ रहे हैं, यहाँ प्रश्न में है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दिया हुआ है x cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। यहाँ x का वैल्यू निकालना, यानी x का मान क्या होगा। चलिए यहाँ समझते हैं। 2 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस x cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है cos 60 डिग्री यानी 1/2 होता है, बराबर क्या हुआ 10। अब देखिए यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, और यहाँ हुआ x/2 बराबर 10, यानी 4 दूना 8 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ हुआ x/2 10 का 10, 8 प्लस में इधर आ गया माइनस में, और x/2 8 10 में 8 गया तो कितना आ गया 2, और x बराबर 2 गुना क्या हुआ 4, 2 गुना 4 यानी x का वैल्यू हो गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या AP ये का एक -150 है तो क्यों, मतलब ये जो -150 इस AP का पद है या नहीं, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पहला वाला पद को A कहते हैं, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं। A का वैल्यू हो गया 11, D का वैल्यू हो गया 8 - 11, 8 10 -3 हो गया, -3, D का वैल्यू हो गया -3। अब हम लोगों को मान लेते हैं, जो अगर 150 पद होगा -150 तो हम an को मान लेते हैं -150। अब ये कितना नंबर वाला पद होगा चेक करते हैं। तो देखिए an बराबर यहाँ लिखे हैं -150, और यहाँ पर हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं a + n - 1 d बराबर -150। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 11, और n - 1 d का वैल्यू दिया हुआ है -3 बराबर -150। यहाँ n - 1 और -3 बराबर -150, 11 प्लस में इधर आ गया माइनस में, n - 1 और इसमें हो जाएगा और -161, और -3 गुना में इधर आ गया भागा में, और माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, n - 1 बराबर आ गया 161/3। अब यहाँ देखिए 1 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 161/3 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में, n बराबर हो गया 161 प्लस 3 बटा क्या हुआ 3, n बराबर हो गया 164/3। यानी हमारा n जो आ रहा है हमेशा बटा में, किसमें आ रहा है बटा में, यानी n कभी भी होता है ना पदों की संख्या पूर्ण संख्या में होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि -150 इस AP का पद नहीं है, इस AP का पद नहीं है। कारण भी देना है, पद नहीं है, क्या कारण है, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ रहा है। यह क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल गेंद है, 8 काली गेंद है, और इस थैले में एक गेंद यथाचित निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करना, क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। कौन सी है, लाल की प्रायिकता निकालना है। यह भी बताइए कि यदि काली गेंद हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, मैंने काली गेंद का भी प्रायिकता क्या होगी, यह भी बताया कि यदि गेंद काली हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों की प्रायिकता हम पता करते हैं कैसे।
तो सबसे पहले है ना यहाँ पर कुल संभावित परिणाम, अगर कुल गेंद उसको कहेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल गेंद कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, 8 7 कितना होगा 15। अब हम लोगों को दोनों की प्रायिकता निकालना है लाल का, तो पी क्या लिखेंगे लाल, पी लाल यानी लाल कितना गेंद है, लाल कितना है 7 और टोटल कितना है 15, यानी लाल गेंद की प्रायिकता हो गया 7/15। दूसरा काला गेंद का भी निकालना है, तो टोटल कितना हो गया 15, काला कितना गेंद है 8 यानी हुआ 8/15, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 और हम लोगों को निकालना है एक्स और वाई का मान, और यहाँ और डेटा भी दिया हुआ है आवृत्ति और वर्ग अंतराल दिया हुआ, आवृत्ति यानी हमारा दिया हुआ है एफ का वैल्यू। हाँ सबसे पहले हम लोगों को जब भी ये प्रश्न को बनाए तो हम सबसे पहले यहाँ देखें कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। माध्य का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, यानी हम लोगों को यहाँ क्या क्या चीजों का जरूरत है, F का जरूरत है, CF, n/2, H और L, और हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ माध्यक पता है, माध्यक कितना पता है 28.5 और सारे को पता करना है, तो देखते हैं कैसे पता होता है। सबसे पहले n/2 निकालते हैं, n इसको कहते हैं, जो टोटल दिया रहता है ना उसको n कहते हैं, n का वैल्यू क्या है 100, तो हमको निकालना है n/2, तो यहाँ लिख लेंगे कि n/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, यानी n का वैल्यू 100 था, तो 100/2 यानी n/2 का वैल्यू क्या आ गया 50, तो यहाँ पर हमारा n/2 का वैल्यू आया। अब हम लोगों को देखेंगे कि 50 कहाँ पर लाए होगा। सबसे पहले CF निकालते हैं, CF कैसे निकालें, CF यानी संचयी बारंबारता, बारंबारता संचयी बारंबारता, देखिए पहले 15 का 15, CF 15 प्लस x, 15 प्लस x, 15 और 30 क्या होगा 45 प्लस x, और 45 और 25 क्या होगा 45 प्लस 25, 45 प्लस क्या हो जाएगा 70, 70 प्लस x और 70 हो जाएगा, अच्छा 45 70 नहीं होगा, सॉरी गलत हो रहा है ना, 15 प्लस x, 15 30 45 और 45 और 50, हाँ सॉरी 70 नहीं होगा, तो 70 प्लस एक्स प्लस वाई, 70 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ होगा 70 और 15 क्या हुआ 85 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों का ये जो n/2 50 किस में लाया होगा, तो इस चीजों में लाया होगा, यानी थर्ड नंबर हमारा माध्यक का ग्रुप होगा, ये 30 है, और हमारा यहाँ आ जाएगा ये वाला थर्ड नंबर 20। तो यहाँ सबसे पहले ये इसको कहते हैं फर्स्ट वाला वर्ग अंतराल को कहते हैं L, L का वैल्यू कितना हो गया 20, L का वैल्यू कितना हो गया 20। H कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल 30 में 20 घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 30 माइनस 20, यानी कितना आ गया 10 का अंतर है वर्ग अंतराल, तो L H भी हो गया। अब हम जानेंगे F कैसे निकालेंगे, F देखिए यहाँ पर है, F है हमारा तीसरा नंबर, यहाँ हो गया 30। अब हम लोगों को पूछा है CF देखिए सेकेंड नंबर, CF जब भी लेते हैं ना तो F से एक ऊपर, तो यानी CF का फार्मूला होगा ये ग्रुप वाला नहीं, इससे एक ऊपर कितना है 15 प्लस x। अब इसी चीजों को हम यहाँ पुट करेंगे सारी चीजों को, तो देखिए L का वैल्यू हम लोग कितना लेकर के आए 20, और n/2 का फार्मूला के अनुसार कितना आया 50, CF का वैल्यू कितना आया 15 प्लस x, 15 प्लस x, F का वैल्यू कितना लेकर के आए 30, F का वैल्यू कितना है 30, और H का वैल्यू कितना है 10, H का वैल्यू 10। अब यहाँ आ गया 28.5, 20 प्लस में, इधर आ गया माइनस में, यहाँ है 50 का 50, 15 माइनस से गुना होगा तो -15 माइनस x बटा 30 इंटू क्या हुआ 10, 0 क्या हुआ कट गया, 28 में 20 चला जाएगा, 28.5 में 20 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8.5, और 50 में 15 यानी हमारा आ जाएगा 50 में 15 आ जाएगा 35 माइनस x बटा 3 आ जाएगा, और ये 3 इससे गुना होता है 8.5 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 35 माइनस x। अब इसको घटाते ये करते हैं 5 या 15, 3 24 और एक हो गया 25.5 बराबर 35 माइनस x। अब देखिए यहाँ x माइनस में, इधर आ गया प्लस में, 35 का 35, 25.5 यहाँ आ रहा है प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में 25.5। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा 25 10 9.5 आ जाएगा, 9.5 x का वैल्यू हो गया 9.5। अब देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये और ये इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, यहाँ टोटल का वैल्यू और यहाँ टोटल का वैल्यू क्या होता है इक्वल, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे 85 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब हम लोगों को यहाँ पुट करना है x का मान, 85 प्लस x का वैल्यू है 9.5 प्लस y इज इक्वल टू 100। अब है 85 और 9 हो जाएगा 94.5 इज इक्वल 94.5 प्लस y इज इक्वल टू 100, और y इज इक्वल टू 100 माइनस 94.5। अब यहाँ अगर हम घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा
5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड का विधि से। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम करके 2, 6, 3, यानी आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 के बाद हमको निकालना है 15 का एलसीएम, और 3 और 25 15, यानी 15 का हो गया 3 और 5, और क्या बच गया 21। 21 का एलसीएम करेंगे तो 3 7 21, 21 का हो गया 3 इंटू 7। हमको एचसीएफ में क्या देखा जाता है, एचसीएफ में देखा जाता है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या हो गया, 3 कॉमन सब में आ रहा है। देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम में क्या देखा जाता है, एलसीएम में हमको देखा जाता है कि जिसका मात्रा ज्यादा हो, यानी 2 सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, ऊपर वाला में, यानी 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार। 3 एक ही बार आ रहा है दोनों में, 5 भी आ रहा है और आ रहा है 7। ये सारा को हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं। 2 दूना 4 12, 12 25 60, 7 42, यानी हो गया 420। इसका आंसर हो गया 400। नेक्स्ट प्रश्न में द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करना है। समीकरण का नाम क्या है, y 17y और यहाँ है +70। इसका क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, यानी यहाँ y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट y प्लस क्या होगा 70 इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया प्लस, और 70 का हम लोग क्या कर लेते हैं एलसीएम, और 7 दां 70 और 2 25 10, हमको क्या करना है, जोड़ करके लाना है 17, है ना। जोड़ करके 5 गुना 10 और 7 17, 10 प्लस क्या होगा 7, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 7y और प्लस क्या होगा 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस क्या हो गया 10। इसी चीजों को हम यहाँ लिख लेंगे, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या गुना करेंगे, जो माइनस 7y आ जाएगा तो माइनस 7, y माइनस 7 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस में इधर आ गया प्लस में, 10 माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, यानी y का वैल्यू 7 और 10 आया। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं मूल इज इक्वल टू 7 या 10, मैंने 7 और 10 भी लिख सकते हैं, 7 और 10 सॉरी 7 और 10 लिख लेंगे, 7 और 10 ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बिंदु है, वो रखा हुआ है दो बिंदु जब भी दिया हुआ उसको किनारे किनारे ले लेंगे। बिंदुओं का नाम क्या है, एगो -1 और 3 बिंदु, एगो ये और एक दूसरा बिंदु है 4, -3। अब हमको बोला है इसको जोड़ने वाला एक बिंदु है, लेकिन वो जो जोड़ रहा है बिंदु ना उसको 2:3 में बांट दे रहा है, मैंने उस रेखा को बांट दे रहा है, किस अनुपात में, 2:3 में। और जोड़ने वाला का हम कोई भी नाम ले लेते हैं P, और ये दोनों का नाम लिख लेते हैं A और B। जब क्वेश्चन में नाम ना दिया हो तो हम अपने से नाम ले लेंगे तो अच्छा लगेगा और बनाने में सुविधा होगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसको लेंगे x1 और y1 और दूसरा लिखेंगे x2 और y2, और यहाँ पर जो होगा m1 रेशियो क्या होगा m2। हम लोगों को बोला है विभाजन किस जगह पर विभाजित करें, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग जानते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, अगर x का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो होता है x1 m2 x2 m1, और यहाँ होता है m1 प्लस क्या होता है m2। दूसरा अगर y का मान पूछा जाए तो y1 m2 m2 y1 m1 प्लस क्या होता है m2। अब हम लोग इस चीजों को पुट करेंगे और सॉल्यूशन को करेंगे। x का मान x1 का मान क्या होगा, x1 का मान देखिए यहाँ -1 है तो हम लिखेंगे -1। m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और प्लस x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, और m1 है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, यानी 3 को -1 से गुना किया तो -3, 4 गुना क्या हुआ 8, और 3 और 2 कितना हुआ 5, यानी 8 में 3 गया 5/5, प्लस माइनस होता है 5 में 5/5, यानी क्या आ गया x का मान आ गया 1। अब यहाँ y का सॉल्यूशन करते हैं, y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, y1 m2 और सॉरी यह फार्मूला गलत लिखा गया, y1 m2 और यहाँ होगा y2 m1। यहाँ y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और m1 प्लस m2 2 प्लस कितना होगा 3 दिया क्या हुआ 9, 3 गुना क्या हो जाएगा -6, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 3 और 2 5, और 9 में 6 गया तो कितना होगा 3/5। अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, निर्देशांक लिखना है। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 3/5 आ गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक मैंने विभाजन बिंदु का नाम क्या है P, है ना। उसका निर्देशांक क्या क्या आ जाएगा, x पहले लिखा था 1, 3/5, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना है। तो हम सबसे पहले हम माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य एक तरह का औसत होता है, इस सारे को जोड़ेंगे।
जैसे हो गया 12, 23, 32, 24 सारे को जोड़ेंगे और टोटल कितनी संख्या है सारा को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ 12 है, 23 है, टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 से भागा देंगे। यहाँ सारे को जोड़ने के बाद आ रहा है 482 और टोटल 17 से भागा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया माध्य। और माध्य के बाद हम लोगों को निकालना है माध्यिका और बहुलक। इससे पहले अगर बहुलक को निकालना है तो सबसे पहले हम गिनते हैं कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम देखें तो इसको है ना सबसे पहले असेंडिंग छोटा से बड़ा में सजा लेते तो पता चलेगा। 18 दो बार आया है, 23 दो बार आया है और 26 दो बार आया है और 32 दो बार आया है, 23 दो बार आया है और कोई आया है क्या? सब तो दो बार आया, यानी बहुलक बनाना ही संभव नहीं है, क्योंकि बहुलक तभी होता है जब कोई एक संख्या ज्यादा हो। तो इसमें दो बार तो सारी संख्या आ रहा है, तो इसलिए बहुलक संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ माध्यिका, माध्यिका यानी बीच, माध्यिका यानी किसको कहते हैं? बीच। अब बीच निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसमें 17 विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। n बराबर हो गया 17 और माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अगर विषम संख्या n क्या हो गया? विषम। और विषम होने पर इसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/2 यानी 17 प्लस 1/2 यानी क्या हुआ? 18/2 यानी नौवा। क्यों टर्म? नौवा। तो नौवा नंबर में कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी माध्यिका हो जाएगा 26, माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ 6 कोसेक ए माइनस 6 कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ समझते हैं इस प्रश्नों को अच्छे से। पहले दिया हुआ क्या है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है 6 कोसेक ए माइनस 6 कोट ए और यहाँ दिया हुआ है और कोसेक ए प्लस क्या है? कोट ए। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? यहाँ 6 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए और यहाँ है कोसेक ए प्लस क्या है? कोट ए, कोट ए। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर है। यानी हम लोग ये भी जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी 6 को 1 से गुना किया तो 6, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 1। नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं। पहले है 1 प्लस क्या दिया हुआ है? 10a, 1 प्लस 10a और प्लस सेक ए प्लस क्या है? सेक ए और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोट ए माइनस क्या है? कोसेक ए, कोसेक ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का 1 हो गया, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए बट्टा कोस ए। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कोस और सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 1 प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस ए बटा साइन ए और यहाँ हो जाएगा कोसेक ए है ना, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन ए है ना। अब देखिए यहाँ समझेंगे ध्यान से, इसका एलसीएम करेंगे। नीचे में क्या आ रहा है? कोस ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोस ए का कोस ए। अब यहाँ पर क्या आ गया? देखिए इसके नीचे कुछ 1 का पढ़ा में कोस ए कितना बार में आएगा? तो कोस ए एलसीएम किया ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ए और यहाँ आ जाएगा +1। अब इसी चीजों को यहाँ लिखते हैं और यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम करने पर हमारा आ रहा है साइन ए। क्या आ रहा है? साइन ए। साइन ए 1 से गुना होगा तो क्या आ गया? साइन ए प्लस कोस ए माइनस क्या है? 1। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस चीजों को सॉल्व करने के लिए अच्छा से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ए मानिए, ये पूरा को क्या मानिए? ए और दूसरा को मानिए बी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा? दोनों अलग अलग है इसीलिए गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए। अब हम इसको है ना तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ए और क्या होगा? साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ 1 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो क्या आएगा? 1 और यहाँ आ जाएगा कोस ए इंटू क्या होगा? साइन ए। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 जो आया फॉर्मूला से आया है और प्लस 2 कोस ए और साइन ए माइनस 1 और यहाँ आ गया कोस ए इंटू क्या आया? साइन ए। अब 1 माइनस में और प्लस में क्या हुआ? कट गया। अब हमारा क्या बचा? 2। अब क्या बचा? 2 कोस ए और यहाँ बचा साइन ए बट्टा कोस ए और यहाँ क्या होगा? साइन ए। कोस ए कोस कट गया, साइन साइन भी कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाज्य होती है? मानी 6 से विभाज्य होने वाली वो सारी संख्या निकालना है, लेकिन कितने अंक वाली चाहिए हमको? 3 अंकों वाली चाहिए। दूसरा हमको किससे विभाज्य चाहिए? 6 से विभाज्य चाहिए।
सारी संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ ये सोचने का प्रयास करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999। तो हमको 6 से विभाजित खोजना है, तो 6 से भागा दे देंगे। तो 6 से भागा दिए तो कितना आ गया 4, 0 6 6 36 और यहाँ बच गया 4 और यहाँ 4 बचा ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 6 है, 6 में 4 घटाए तो आ गया 2 और ये 2 को 100 से जोड़ देंगे तो यानी 100 प्लस 2 यानी क्या आ गया 102, यानी 6 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या 102 होगा। अब हमको पता करना है कि 6 से विभाज्य होने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा। फिर से भागा देंगे, 6 3 9 6 6 36 3 9 और 6 6 36 यानी यहाँ बच गया 3, यहाँ क्या बच गया 3। बड़ा संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 999 जो आया ना उसमें 3 माइनस कर देते हैं और आ जाएगा हमारा 996। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं अगर प्लस करेंगे या फिर इस टाइप से निकालेंगे तो हमारा संख्या 4 अंकों में पहुंच जाएगा, यानी 1000 पार कर जाएगा, जो हमको करना नहीं, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए 3 अंकों वाला। तो 3 अंकों वाला जो 6 से विभाजन से होने वाला छोटा संख्या 102 हुआ और 6 से विभाजन होने वाला 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा 996। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग AP लिखने का प्रयास करेंगे। पहला संख्या कौन होगा 102, 6 से विभाजन चाहिए ना तो 6 जोड़ते जाएंगे 108 और इसी प्रकार हम लोगों को जाना है 996 तक। हाँ, अब हम लोगों का A का वैल्यू हो गया 102, डी का वैल्यू क्या होगा 108 माइनस 102 यानी 6 और एन का वैल्यू क्या होगा 996। एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना होगा 996। अब हम लोग सबका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया 102 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू है 6 बराबर 996। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए यहाँ आ जाएगा 996 102 प्लस में इधर आ गया माइनस में। अब n माइनस 1 और यहाँ 6 में 2 गया तो 4 आ गया और 9 का 9 हो जाएगा और 9 में 1 गया तो 8। अब हो गया हमारा यहाँ 6 गुना में था ना तो इधर आ जाएगा भागा में। अब हमारा क्या हुआ n माइनस 1 इसको भागा दे देते हैं तो 6 का 6 और 2 9 दोनों 29 हुआ, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 9 54 149 हो गया और n बराबर 149 1 माइनस में इधर आ गया प्लस में, यानी n बराबर हो गया 150। यानी 6 से कटने वाला 6 से विभाजित करने वाला 3 अंकों की कितनी संख्या होगी 150 संख्या जो 6 से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल जो है किस आकार का है, बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोलाकार है, मैंने दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है दोनों सिरों पर। अब हम लोगों को क्या बोला है पूरे कैप्सूल की लंबाई, यहां ध्यान रखना है कि पूरा कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 मिलीमीटर, उसका व्यास 5 मीटर है, व्यास कितना 5 मिलीमीटर है। तो इसका आयतन भी निकालना है और क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों निकालना है। इस चीजों को समझते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पर एक बेलन के आकार का है और बेलन के आकार का कैप्सूल में क्या बोला है दोनों जगह अर्धगोलाकार है, दोनों जगह क्या है अर्धगोलाकार। फिगर बना लिए अर्धगोलाकार, थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, आप लोग पेंसिल का उपयोग करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ये अर्धगोलाकार का कैप्सूल है। अब हम लोगों को क्या बोला हुआ है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पर और क्या बोला हुआ है व्यास 5 मिलीमीटर है, व्यास 5 मिलीमीटर यानी 5 मिलीमीटर व्यास है, ये व्यास है। हम लोगों को ये सारे भाग के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ 2 अर्धगोलाकार है ना, तो अर्धगोलाकार भाग का पहले लिखेंगे कैप्सूल में 2 भाग है, पहला भाग है अर्धगोलाकार भाग का। अर्धगोलाकार भाग में क्या दिया हुआ है व्यास, व्यास को डिनोट करते हैं, अगर देखा जाए तो व्यास को डिनोट करते हैं d से और ये दिया हुआ है 5। अब व्यास के बाद हम लोगों को निकालना है त्रिज्या r, यानी यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 5, त्रिज्या आ जाएगा 5/2। अब हम लोग दूसरा भाग है बेलनाकार भाग का, इसका भी त्रिज्या और अर्धगोलाकार का त्रिज्या दोनों सेम है क्योंकि व्यास सेम है, तो यहाँ भी त्रिज्या लिखेंगे 5/2। अगर बेलनाकार भाग का हमको ऊंचाई चाहिए क्योंकि ये टोटल ऊंचाई है कैप्सूल में, तो टोटल ऊंचाई में हम लोगों को क्या निकालना है केवल बेलनाकार भाग का ऊंचाई। तो यहाँ पर टोटल ऊंचाई कितना है 14 में देखिए यहाँ 5/2 इधर है त्रिज्या और इधर भी यहाँ देखा जाए तो ये त्रिज्या 5/2 इधर है। तो ये अर्धगोलाकार भाग का जो भाग है वो उसको घटाएंगे, कितना तरफ घटाएंगे 2 साइड में घटाएंगे।
अब यहाँ पर जब घटा रहे हैं तो 14 और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5 एलसीएम करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा और 5 5 10, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 14 माइनस क्या आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ कितना आ जाएगा 9, यानी बेलाकार भाग का ऊंचाई आ जाएगा 9। अब हम लोगों को निकालना आयतन, क्या निकालना है आयतन। तो आयतन का क्या फार्मूला होता है, आयतन का दोनों भाग में जोड़ेंगे, पहला के बेलनाकार भाग का आयतन, तो यहाँ लिख सकते हैं बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 इंटू, 2 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 2 अर्ध गोलाकार है, 2 इंटू अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। यहां देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, बेलाकार भाग का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, बेलाकार भाग का आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू अर्ध गोलाकार भाग का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई छोट आर क्यूब। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, आप पाई कॉमन आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारा कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4, 4 बटा क्या बचा 3, पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो गए तो क्या हुआ आर। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं सारा का मान, तो समझ में आया, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। हाँ, छोटा आर का वैल्यू यहाँ 5 बटा क्या दिया है, 5/2 है ना, 5/2 के बार लिखेंगे 2 बार। छोटा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 है छोटा एच का वैल्यू, 4 बटा क्या हुआ 3, छोटा आर का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 2। अब इस चीजों को हम लोग सॉल्व 25 को 22 से गुना करते हैं तो 25 दूना 50, 50 यानी हो जाएगा 550, 7 दूना 14 दूना 28, और यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 5 24, 3 दूना क्या हुआ 6। अब यहाँ आ जाएगा 550/28 इंटू 6 9 54 प्लस 20/6, यहाँ क्या होगा 550/28 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 74/6, 74/6। अब जो कटता है वो काट सकते हैं, पहला क्या कट सकता है, 7 का पहाड़ा से कटेगा तो काट दीजिए, इसका आधा आधा करते हैं 14, 7 कटने का 7 7 49, 6 नहीं कटेगा, इसका आधा 14, इसका आधा 250 है ना, 550 तो 250 और 25 275, और क्या कटेगा 6 का आधा होता है 3, 74 का आधा होता है 35 2 37। अब हम लोगों को गुना करना क्या है कि 275 इंटू 37 और 14 इंटू 3, यानी हम अब 275 को अगर 37 से गुना करेंगे तो 10,175 आ रहा है, और 14 किया क्या होता है 42। अब इसको भागा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 242 समथिंग आएगा, 242.6। और यहाँ मीटर यूनिट कौन सा है, अगर यूनिट मिलीमीटर है तो यहाँ मिलीमीटर क्यूब आएगा।